हाय फ्रेंड्स, ओके शिवम पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमपी सीडीपी 30 क्वेश्चन सीरीज का यह 35 पार्ट है, मतलब 35वां पार्ट है। इसके पहले हम लोग 34 पार्ट कर चुके हैं और ब्रीफली इसमें डिस्कस किया जाता है विथ इमेज के साथ, जिसके साथ आपको कोई भी कठिनाई ना हो और आसानी से आप लोग इसको कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को जो भी पिछले सालों के दिए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ पाओ। तो यही हमारा उद्देश्य रहा है इस सीरीज को कराने के। ये लगभग लास्ट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। तो अगर आप लोग इसको नए रूप में, अगर इस चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो। पिछला सीरीज जरूर जाके देखना, उससे क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसका आइडिया बेसिकली होगा। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पे बेसिकली पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता का स्तर नहीं है। आपको बताना है कौन मानसिक मंदता का स्तर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। इसमें ऐसा कौन सा है जो कि मेंटल रिटार्डेशन का लेबल नहीं है। दिए गए ऑप्शंस हैं प्रोफाउंड यानी नम्र, सीवियर यानी गंभीर, और सेवेंट यानी विद्वान, या फिर माइल्ड यानी सौम्य। तो इसका आपको आंसर बताना है जो मानसिक मंदता का स्तर नहीं है। तो इसका पहले इमेज देखो, यहाँ पे ये रहा है एक आईक्यू टेबल है। इसमें बेसिकली एक आईक्यू दिया है कि किस किस लेवल के किस में फाउंड किए जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोफाउंड मेंटल लेवल रिटार्डेशन का लेवल क्या होता है, बिलो, जो आईक्यू होता है बिलो 20 का होता है। जबकि सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में 20 to 34 होता है। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन 35 to 49, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन 50 to 69, और बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल जो फंक्शंस होते हैं यानी एवरेज के आसपास तो 70 to 80, और उसके बाद वाले होते हैं सीवेंट के में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है प्रोफाउंड, सीवर और माइल्ड, ये तीनों किस में आ रहे हैं, ये तीनों इस लेवल में प्रोफाउंड, सीवर और मॉडरेट, जो कि ये तीनों 49 के अंदर अंदर आ जा रहे हैं। जबकि सीवर है बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे यही बताना है कि मानसिक मंदता का स्तर कौन सा नहीं है। मानसिक मंदता का स्तर नहीं है तो सीवर जो सीवेंट है जो है, सॉरी विद्वान जो है, तो मानसिक मंदता के स्तर में नहीं आएंगे। जबकि गंभीर, नम्र और सौम्य मानसिक मंदता के अंतर्गत आएंगे। तो यानी पहले का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया में सबसे कम असत्य है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जो वृद्धि यानी ग्रोथ की प्रक्रिया में सबसे कम असत्य है। ठीक है, सबसे कम सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। यह व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यह विकास के पक्षों के लिए आवश्यक है। इसका केवल आकलन किया जा सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है जो वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है, मतलब थोड़ा बहुत सत्य है लेकिन सबसे कम सत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकेंड का, इसका केवल आकलन किया जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे कम सत्य है। ठीक है, सेकेंड का आंसर थर्ड नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसमें हिंदी वाला पोर्शन इन्होंने गायब कर दिया है लेकिन हम आपको बताएंगे जरूर। तो पहले इंग्लिश पढ़ देते हैं फिर उसका हिंदी बताते हैं। द सिस्टम ऑफ सोसाइटी वेयर इन प्राइमरी पावर, मोरल अथॉरिटी, सोशल प्रिविलेज एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी आर डोमिनेटेड बाय मेल्स इज नोन एज। तो इसमें बेसिकली बता रहा है कि जो आपका मेल्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं कितने, कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उसमें जो संसाधन है प्रॉपर्टी है उसमें कंट्रोल रहता है उनका, सोशल प्रिविलेज में रहता है, मोरल अथॉरिटी में रहता है, और प्राइमरी पावर भी उनके पास होती है। तो यह जो सोसाइटी का सिस्टम है तो यह इसको क्या नाम देंगे, यही पूछा है इसमें। तो मैस्कुलिनिटी यानी पुरुषत्व, पैट्रीलिनियल यानी पितृवंशी, या फिर पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता, या फिर मैट्रियार्की यानी मातृसत्ता। तो यहाँ पे जो थर्ड का आंसर हो जाएगा, इसका जो नाम दिया जाएगा पैट्रियार्की, पितृसत्ता। ठीक है, थर्ड का आंसर थर्ड ही होगा। लगातार तीनों आंसर तीन हुए। क्वेश्चन नंबर 4, व्यावसायिक मार्गदर्शन मुख्य रूप से छात्रों को निम्न में मदद करता है। जो आपके वोकेशनल गाइडेंस होते हैं प्रीमियरली हेल्प स्टूडेंट टू, तो कहाँ पे हेल्प करेंगे, एक जीवन साथी के चयन में, एक पेशे के चयन में, एक व्यक्तिगत समस्या के समाधान में,
या फिर विषयों का चयन करने में। तो वहाँ पे 4 का जो आंसर हो जाएगा, जो आपको वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है उसका जो ज़रूरत होता है, चूज एन ऑप्शन, यानी एक पेशे के चयन में आप लोग उसका यूज करते हैं। वोकेशनल गाइड का उपयोग एक पेशे के रूप में यूज करेंगे, चयन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5, जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों, जो आपके फ्रेटर्नल ट्विन होते हैं, ट्विंस आपको पता होगा, ट्विंस दो प्रकार के होते हैं, फ्रेटर्नल एंड आइडेंटिकल, यानी अलग अलग एंड समान। तो यहाँ पे पूछा है अलग अलग युग्मों से पैदा होने वाले होते हैं तो उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? आइडेंटिकल ट्विंस, सिबलिंग्स, स्पाउस या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस। तो जो अलग अलग युग्मों यानी जाइगोट से उनका क्रिएशन होता है उन्हें क्या बोलते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। जबकि सेम जाइगोट से जो ट्विंस होते हैं उनको आइडेंटिकल ट्विंस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जब एक शिक्षक कक्षा में विविधता पाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है, जब एक शिक्षक कक्षा में विविधता पाता है तो यह बेहतर है कि वह, आपको बताना है, एक शिक्षक जो है कक्षा में डाइवर्सिटी पाता है तो वह बेहतर है कि वह कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करे, विविधता के अनुसार विद्यार्थियों को वर्गीकृत करे, या फिर इन सभी को एक साथ मिला ले, विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर भेजे। देखो, जब विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है किसी भी क्लासरूम में, तो उसमें टीचर्स को क्या करना चाहिए? इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा को शामिल करना चाहिए, उसमें सारे बच्चों को समाहित कर लेना चाहिए, शामिल कर लेना चाहिए। डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, यहाँ पे इट इज़ बेटर दैट, तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 6 का जो आंसर हो जाएगा, इन सभी को एक साथ मिला लें, मतलब एक तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में वहाँ पे टीचिंग कराया है। इसका भी आंसर 3 हो गया। कितना सारे 3 आंसर हो रहे हैं इसके, मतलब ये पेपर जिन्होंने सॉल्व किया होगा लक बेस पे, तो उनका भी बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हर उम्र के छात्रों की एक अधिगम शैली उनके डाटा द्वारा प्रभावित होती है। तो आपको बताना है, ए लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एवरी एज आर अफेक्टेड बाय देयर ऑल ऑफ दीज में कौन कौन से? केवल वातावरण, केवल भावना या फिर केवल समाजशास्त्री आवश्यकताओं। तो आपको बताना है, हर उम्र के छात्रों की एक अधिगम शैली उनके ऑल ऑफ दीज यानी केवल वातावरण, भावनाओं और समाजशास्त्री आवश्यकताओं, तीनों से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला ही नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी आईईपी का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं हिंदी में? एक व्यक्तिगत शिक्षा, जबकि इंग्लिश में एन इंडिविजुअल एजुकेशन। ध्यान रखना इसको, वेरी वेरी मोस्ट है। तो क्या है एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना? क्या है? एक कक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए बनाई गई योजना, कोई बच्चा पीछे छूटे, अधिनियम की एक उपधारा है, या फिर एक अनुबंध जिसका निर्दिष्ट रूप से पालन किया जाना चाहिए, या फिर समान शिक्षा शिक्षक के लिए एक रूपरेखा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, एक अनुबंध जिसका निर्दिष्ट रूप से पालन किया जाना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं? एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना। एक कॉन्ट्रैक्ट दैट मस्ट बी फॉलोड बाई फॉलोड ए स्पेसिफाइड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक समाजीकरण एजेंसी है? मतलब सोशलाइजेशन एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो केवल सोसाइटी, केवल स्कूल, केवल परिवार, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो 9 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर। सोशलाइजेशन एजेंसी जो होती है तो वो सोसाइटी, स्कूल और फैमिली तीनों होती हैं, तीनों के कारण सोशलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा आनुवांशिक विकार जो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ऐसा कौन सा आनुवांशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर है जो केवल महिलाओं में पाया जाता है? तो फेनिलकेटोनुरिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो जो महिलाओं में बेसिकली जो वुमेन्स होती हैं उनमें जो पाया जाता है वो कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका इमेज भी है, ये देखो। इसके कुछ लक्षण दिखाए गए हैं जो बेसिकली वुमेन में यानी महिलाओं में पाया जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, वाइट चेस्ट, इनफर्टिलिटी, न्यूमरस मोल्स, ये टर्नर सिंड्रोम के बेसिकली लक्षण हैं। लो सीट ईयर्स, स्मॉल जावोन्स, शॉर्ट एंड वाइड नेक, ऐसे कुछ जो है सिम्टम्स होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 का सेकेंड, टर्नर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 11,
सामाजिकरण को सफल बनाने के लिए माता पिता के लिए यह आवश्यक है कि वे शिशु के जीवन में डांट को जल्द से जल्द स्थापित करें। किसको जल्द से जल्द स्थापित करें? टू मेक सोशलाइजेशन सक्सेसफुली इट इज नेसेसरी फॉर पेरेंट्स टू स्टेब्लिश डॉट डॉट अर्ली एज पॉसिबल इन द इन्फेंट्स लाइफ। तो रूल्स को जल्द से जल्द स्थापित करें, रूटीन्स को, रिपोर्ट को यानी तालमों को, या फिर रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंधों को। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका सामाजिकरण को सफल बनाने के लिए या फिर जो जल्द से जल्द स्थापित करना होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रूटीन होना चाहिए। बेहतरीन है, रूटीन स्थापित करें, दिनचर्या स्थापित करें, किस टाइप के वर्क को कब करना है, इस टाइप से बेहतरीन सोशलाइजेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वाटसन ने क्लासिकल कंडीशनिंग चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन के उपयोग में किस जानवर का उपयोग किया है? तो बेसिकली यहाँ पे कौन से जानवर का नाम पूछ रहा है। वाटसन महोदय ने पता है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लिटिल एल्बर्ट भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बेसिकली आवाज़ से रिलेटेड थी, मतलब जो हाई आवाज़ आती थी तो डर जाता था, जिस कारण जितनी भी आवाज़ें आने लगी उस सबसे डरने लगा। तो वही है, तो उसमें किसका प्रयोग किया था, किस जानवर का? तो रैबिट का प्रयोग किया था, यानी खरगोश का। क्वेश्चन नंबर 13, जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा नहीं होता वो बच्चे डाट होते हैं। चिल्ड्रंस हु कम फ्रॉम होम्स विथ अनफेवरेबल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप टेंड टू बी डॉट डॉट। कम आवेगी होते हैं, अच्छे बौद्धिक नियंत्रण वाले होते हैं, सामाजिक भागीदारी में सफल होते हैं, दूसरों के प्रति असहिष्णु यानी इंटॉलरेंस ऑफ अदर्स। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 13 का 4 नंबर ही होगा, यानी वो दूसरों के प्रति असहिष्णु होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, शिक्षार्थी केंद्रित यानी लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन इंक्लूड्स। जो आपका लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन होता है किस में शामिल होता है? वर्ष के अंत में मूल्यांकन, अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण, अध्ययन कार्यक्रम द्वारा नियंत्रण, या फिर अनुशासन द्वारा। तो लर्नर सेंटर्ड जो होता है कंट्रोल होगा लर्निंग प्रोसेस पे। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड ने लर्निंग प्रोसेस पे कंट्रोल होगा। यहाँ पे 14 का आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तैराकी या घुड़सवारी का अधिगम कैसा अधिगम कहलाता है? बताएं। लर्निंग स्विमिंग्स आर राइडिंग ए हॉर्स इज डॉट डॉट लर्निंग। मोटर लर्निंग, एसोसिएट लर्निंग, सीरियल लर्निंग, या प्रॉब्लम लर्निंग। तो बेसिकली यहाँ पे फिजिकली वर्क किया जाएगा घुड़सवारी या फिर तैराकी दोनों में, क्योंकि उसमें शरीर के काम करना पड़ता है, तो वो किससे रिलेट होता है? मोटर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15 का पहला नंबर, मोटर। तैराकी या घुड़सवारी अधिगम का मोटर अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक बच्चा हर बार हैरान होता है जब उसकी माँ अपनी आंखों को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है। तो किस पियाजेटियन यानी पियाजे महोदय ने जो संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चे दिया था, तो वो बच्चा अभी तक समझ नहीं पाया है, जो इस खेल को इतना रोमांचक बनाता है। तो बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ आंखें ढक लेती है, तो उसके अंदर मतलब किस प्रकार की चीज़ें रिजर्व या फिर परमानेंस नहीं हो पाती हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, कंजर्वेशन यानी संरक्षण नहीं पाया जाएगा, सीरिएशन यानी क्रमबद्धता नहीं पाई जाती, या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है, वस्तु स्थायी नहीं होता है, फिर एनिमिज्म में जीव हुआ। तो जिन पियाजे महोदय का दिया हुआ है, तो उसका एक इमेज भी है, देखो ये देखो कुछ ऐसा है जिसमें से उसको लुका छिपी खेला जा रहा है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पियाजेटियन जो है संकल्पना है, इसमें अभी तक नहीं समझ पाया है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा थर्ड, ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्वेश्चन नंबर 17, भाषण की सबसे छोटी इकाइयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो आपकी स्पीच होती है उसकी सबसे छोटी यूनिट्स को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम्स, फोनीम्स, या फिर फोनोलॉजी। तो जो आपकी भाषण या फिर की सबसे छोटी स्पीच की इकाई होती है, यूनिट्स होती है, उसको क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी। ये हिंदी पेडागोजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग हिंदी पेडागोजी के लिए भी या फिर किसी अन्य लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत या इंग्लिश के लिए भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग महोदय द्वारा वर्णित एक प्रकार की बुद्धि नहीं है? तो स्टर्नबर्ग महोदय ने इंटेलिजेंस की कुछ टाइप्स दिए हैं, जो कि इसमें 3 है, एक नहीं है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डिस्क्राइब्ड बाय स्टर्नबर्ग? तो लॉजिकल मैथमेटिकल एलिमेंट्स, एक्सपेरिमेंशियल एलिमेंट, कंपोनेंशियल एलिमेंट्स, कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट।
तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, आपको यही बताना था इसमें कौन सा नहीं है, बेसिकली ध्यान रखना, नहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका एक इमेज है, देखो ये रहा। स्टैनबर्ग टायरकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में 3 इसमें दिए हैं इंटेलिजेंस का, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। इसे अन्य नामों से भी जान सकते हो, एनालिटिकल को कंपोनेंशियल, क्रिएटिव को एक्सपेरिमेंटल, एक्सपीरियंशियल और प्रैक्टिकल को कॉन्टेक्चुअल। यही दिया है, उसमें 3 ऑप्शन में दिए हैं जबकि एक नहीं दिया है। तो यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं, एक्सपीरियंशियल दिया है, कंपोनेंशियल दिया है, कॉन्टेक्चुअल दिया है, जबकि लॉजिकल मैथमेटिकल एलिमेंट्स नहीं दिया है। तो यही आंसर हो जाएगा नहीं के रूप में, कि यहाँ पे स्टैनबर्ग द्वारा तार्किक गणितीय तत्व नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, वाइगोस्की के विचार में आंतरिक भाषण, जो प्राइवेट स्पीच है, कि सबसे पहली अभिव्यक्ति क्या होती है। तो वाइगोस्की के विचार में जो आंतरिक भाषण यानी इनर स्पीचेज होती है, कुछ सबसे पहली अभिव्यक्ति क्या है। द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर स्पीचेज इन वाइगोस्की व्यूज इज, तो उसको क्या आंसर हो जाएगा, प्राइवेट स्पीच। ठीक है, जो अभिव्यक्ति की सबसे पहली आंतरिक भाषण की होती है वो निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है, यानी सोशल, यहाँ पे बताना है सोशल मोटिव दैट ड्राइव बिहेवियर इज नॉट। ठीक है, जो व्यवहार को संचालित करता है। तो उपलब्धि है ऐसा जो नहीं है, या फिर शक्ति, बुद्धि या फिर संबंध, अचीवमेंट्स, पावर, इंटेलिजेंस, एफिलिएशन। 20 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है, जबकि शक्ति, उपलब्धि, संबंध तीनों सामाजिक अभिप्रेरक हैं। ठीक है, सोशल मोटिवेटर। किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक संबंधवाद विकसित किया है। ठीक है, साइकोलॉजिकल कनेक्शनिज्म किसने दिया है। यह विश्वास है कि संबंध कथित उत्तेजनाओं और उत्सर्जित प्रतिक्रियाओं के बीच बनते हैं। जीन पियाजे ने, फ्रैंकिन गेल्टर ने, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, चार्ल्स स्पीयरमैन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक महोदय ने इस बात को बताया, जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और साइकोलॉजिकल कनेक्शनिज्म पर काम किया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 22, बड़े 5 व्यक्तित्व आयामों से धारा प्रवाह बोलना, महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करना, उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना का व्यवहार है। तो आपको बताना है जो फ्रॉम बिग 5 पर्सनालिटी डायमेंशन है, बिहेवियर सच एज स्पीकिंग फ्लुएंटली, डिस्प्लेइंग एम्बिशन एंड एक्सिबिशन है, हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस। तो कौन सा है, एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस, कॉन्शियसनेस या फिर न्यूरोटिसिज्म। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉन्शियसनेस। बड़े 5 व्यक्तित्व आयामों में इन चीज़ों को जो प्रदर्शित करता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस यानी कर्तव्य निष्ठा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एट्रीब्यूशन थ्योरी इज ए थ्योरी ऑफ प्रपोज्ड बाई। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया है, यहाँ पे बताना है। जो हिंदी में गुणारोपण सिद्धांत इसको बोलते हैं, को किसने प्रतिपादित किया है, जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे, या फिर बेनार्ड विनर, वी.एफ. स्किनर या अब्राहम मास्लो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये देखो वेनियर्स एट्रीब्यूशन थ्योरी है ये, जिसमें ये कुछ उसके फैक्टर्स दिए हैं, जैसे लोकस ऑफ कैजुअलिटी में इंटरनल एक्सटर्नल होता है, इंटरनल में एबिलिटी एफर्ट, जबकि एक्सटर्नल में टास्क डिफिकल्टी एंड लक जैसी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को डिस्कस किया है, किसने किया है, वायनियर इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर देखो कौन से ऑप्शन दिए हैं, ये रहा सेकेंड नंबर, बर्नार्ड वायनियर, एट्रीब्यूशन थ्योरी एंड गुणारोपण सिद्धांत यहाँ पे इन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, वाइगोस्की के अनुसार डाट को छोड़कर निम्नलिखित पीढ़ी से पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है, धारणाएं, मूल्य, अज्ञानताएं या फिर परंपराएं। तो वाइगोस्की महोदय के अनुसार जो इग्नोरेंस यानी अज्ञानता होती है वो पीढ़ी से पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होती है, जबकि धारणाएं, मूल्य और परंपराएं होती हैं। तो यहाँ पे नहीं के रूप में पूछा है, यानी छोड़ कर पूछा है, किसको छोड़ करके, यहाँ पे इग्नोरेंस यानी अज्ञानता को छोड़ करके बाकी सभी तीनों पीढ़ी से पीढ़ी ट्रांसफर होती हैं। यहाँ पे जो 24 का आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रेटर्नल ट्विंस डॉट से पैदा होते हैं, यहाँ पे बताना है फ्रेटर्नल ट्विंस आर बॉर्न ऑफ फ्रॉम, तो नो ओवम, वन ओवम, टू ओवा या फिर वन स्पर्म। तो इसका ये सेकंड क्वेश्चन है इस टॉपिक से। इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ गया है जो कि आप लोगों ने अभी देखा होगा,
यहाँ पे 25 का जो आंसर हो जाएगा 2 ओम्स। पैटर्नल ट्विंस जो होते हैं 2 ओम्स से होते हैं और दोनों डिफरेंस होते हैं, ठीक है। जो जाइगेट क्रिएशन करते हैं, इसका एक इमेज है जो देख लो, पैटर्नल ट्विंस जो बेसिकली बॉडी दो है लेकिन इनके जो क्वालिटीज हैं, गुण है, कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है, जैसे आइज कलर, आइज, हेयर कलर या फिर स्किन जो भी है सब सेम टू सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी अवधारणा ऐसे विश्वास को निरूपित करती है जो कोई विशेष क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है? तो ऐसी कौन सी जो अवधारणाएं होती हैं, इफेक्टिविटी, प्रोड्यूस, डिजायर, आउटकम इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो स्वप्रभावकारिता, आत्मज्ञान, आत्मसम्मान या स्व संकल्पना। यहाँ पे 26 का आंसर स्वप्रभावकारिता यानी सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी अवधारणा ऐसे विश्वास को निरूपित करती है जो कोई विशेष क्षेत्र में वांछित परिणाम कर सकता है, तो वह सेल्फ एफिकेसी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, एक तकनीकी के रूप में विचार मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग से अध्ययन की प्रक्रिया में डाटा को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कौशल को, भाषा को, रचनात्मकता को या गहन चिंतन को। 27 का आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को ब्रेन स्टॉर्मिंग से अध्ययन की प्रक्रिया में बेहतर बनाने में मदद मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षण की खेल विधि, जो आपकी शिक्षण की खेल विधि यानी टीचिंग मेथड होता है, प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग हैज बीन एम्फेसाइज्ड इन द सीन ऑफ एजुकेशन ऑफ, यानी शिक्षण की खेल विधि डाट की शिक्षा की स्कीम में जोर देती है। तो नेचुरलिस्ट, रियलिस्ट या फिर अस्तित्ववादी या फिर प्रैग्मेटिज्म। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा नेचुरलिस्ट, ठीक है, प्रकृतिवादी। सेल्फ ये रहा प्लेवे मेथड से, तो जिसमें प्लेवे मेथड इज अनदर इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स। इट्स स्टिमुलेट्स थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली ये नेचुरलिस्ट में वर्क कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं उसके माध्यम से। तो यहाँ पे 28 का आंसर हो जाएगा पहला ही नंबर, प्रकृतिवादी। क्वेश्चन नंबर 29, छात्रों की रुचि और ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका है। द लीस्ट इफेक्टिव मेथड आर टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड अटेंशन इज लेक्चर मेथड, रोल प्ले मेथड, डिस्कशन मेथड या फिर गेम मेथड। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जो होता है तो सबसे कम प्रभावी होता है, क्यों? क्योंकि यह टीचर सेंटर्ड होता है। कुछ इसकी लिमिटेशन देख लो, तो ये इसका लिमिटेशन क्या है, डिपेंडेंस ऑन द लीडर, मतलब जो बोल रहा है, जो स्पीच दे रहा है उस पर डिपेंडेंट होती है। कैन नॉट बी यूज इन ऑल सिचुएशन, इसका ऑल सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते हैं। या फिर इट इज यूजफुल इन डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स आर क्वेश्चंस, कुछ ही क्वेश्चन को ये डिफाइन कर सकता है, इन समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका कुछ लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, डिम्फेसाइजिंग कंठस्थ अधिगम निम्न का हिस्सा है। तो ये जो आपका कंठस्थ अधिगम है, ये जो अधिगम का आपको प्रकार बताया गया है, डिम्फेसाइजिंग अधिगम, यहाँ पे लिखा है डिम्फेसाइजिंग रूट लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ किसका है, स्पेशल नीड्स एजुकेशन, लर्नर सेंटर एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन या फिर इंटरेक्टिव एजुकेशन। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 30 का प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ये हिस्सा होता है, ठीक है। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे। पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वहाँ पर जाके देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।